आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात का समय था, यही कोई 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे। मैं ट्रेन के एक डिब्बे में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। मैं जिस बोगी में बैठा हुआ था वो बोगी पूरी खाली थी। उस बोगी में मेरे अलावा एक भी आदमी नहीं था। दरअसल फ़िलहाल मैं अपने दोस्त के गांव कमलपुर जा रहा हूं। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था कि मुझे बस कमलपुर स्टेशन पर उतर जाना है, बाकी वो मुझे ठीक टाइम पर लेने आ जाएगा। मैं अपने दोस्त के गांव पहली बार जा रहा हूं। दरअसल उसके छोटे भाई की शादी है। उसने मुझे खास 5 दिन पहले बुलाया है। ऊपर से मैं ठहरा बेरोजगार आदमी, तो मैंने भी कोई ऐतराज नहीं जताया। खैर, लगभग और आधा घंटा ट्रेन में गुजारने के बाद ट्रेन कमलपुर स्टेशन पर रुकी। मैं अपना बैग लेकर ट्रेन से नीचे उतरा और पास ही में एक बेंच पर जाकर बैठ गया। रात हर पल गहराती जा रही थी। ऊपर से आसमान का रंग देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बहुत तेज बारिश आएगी। खैर, थोड़ी देर सांस ले लेने के बाद मैंने अपने जेब से मोबाइल निकाला और अपने दोस्त समर को फ़ोन लगाने जा ही रहा था कि तभी मुझे पता चला कि मेरा फ़ोन डेड हो चुका है। मैं फ़ोन चालू करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर मोबाइल था जो चालू होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं काफ़ी घबरा गया, क्योंकि अगर मोबाइल चालू नहीं होगा तो समर से मेरी बात कैसे होगी। मैंने नज़र घुमाकर आसपास देखा तो उस छोटे से स्टेशन पर कोई भी आदमी नज़र नहीं आ रहा था, सिवाय एक चाय के स्टॉल पर बैठे उस आदमी के। मैं उस चाय वाले के पास जाने के लिए अभी अपनी सीट पर से उठा ही था कि तभी मुझे याद आया कि समर का नंबर तो मोबाइल में है, तो अगर कहीं से फ़ोन मिल भी गया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ तक कि मुझे अपने घर का भी नंबर याद नहीं है। तो मैं वापस से चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया। हालांकि समर को ये पता है कि मैं किस ट्रेन से आने वाला हूँ, तो अच्छा यही होगा कि मैं उसके आने का इंतज़ार करूँ। यही सोचकर मैं बैठा रहा। काश समर ने मुझे उसका एड्रेस बता दिया होता तो मैं कैसे ना कैसे उसके घर तक पहुंच ही जाता, पर अब कोई चारा नहीं है। इसी दौरान एक तेज बादल गरजने की आवाज़ के साथ ही बारिश आ गई। हालांकि मैं शेड के नीचे था। अभी मैं अपनी सीट पर बैठा आगे के बारे में सोच ही रहा था कि तभी मेरी नज़र मेरी बाईं ओर वाले बेंच पर बैठे एक आदमी पर गई। उस आदमी को देखकर मैं थोड़ा चौंक सा गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक तो वहाँ कोई भी नहीं था। तो ये आदमी बेंच पर आकर कब बैठ गया। मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा, कौन सी ट्रेन पकड़नी है भाई साहब? तो इस पर मैंने कहा, जी नहीं, ट्रेन नहीं पकड़नी है। और इतना कहकर मैंने उस आदमी को पूरी बात बता दी। सारी बात सुनकर उस आदमी ने एक लंबी सी हामी भरते हुए कहा, अब तो आप बुरी तरह से फंस चुके हैं। जब तक आपका दोस्त नहीं आ जाता आप कुछ नहीं कर सकते। उस आदमी की बात सुनकर मैं और भी ज़्यादा चिंतित हो गया। लेकिन वो आदमी बहुत अच्छा था। वो मुझसे कुछ न कुछ बात करके मुझे उलझाए हुए था ताकि मैं टेंशन ना लूं। उस आदमी की बातें काफ़ी मज़ेदार थीं। मैं अपनी सारी परेशानी भूलकर उससे बातें करने लगा। इसी बीच मैंने उस आदमी से पूछा, वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? तो इस पर वो आदमी बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो यहाँ रोज आता हूँ किसी काम से, हर रात। आप लोगों की तरह ही उस आदमी का ये जवाब मुझे भी थोड़ा अजीब लगा, मगर उस वक्त मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। तभी मैंने उस आदमी से कहा, आप बैठिए, मैं चाय लेकर आता हूँ। इतना बोलकर मैं पास वाली चाय के स्टॉल पर चला गया
और 2 चाय लेकर जैसे ही बेंच की ओर पलटा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि अब उस बेंच पर वो आदमी था ही नहीं। बेंच पर तो क्या, वो पूरे प्लेटफॉर्म पर कहीं नहीं था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आखिर इतनी जल्दी वो कहाँ चला गया। तभी मैंने पलटते हुए उस चाय वाले से पूछा, भाई साहब, मेरे साथ वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था, आपने देखा क्या वो कहाँ गया? तो इस पर उस चाय वाले का जवाब किसी के भी शरीर में सिहरन दौड़ाने के लिए काफ़ी था। पर साहब, वहाँ तो आपके अलावा कोई भी नहीं था। मैं तो काफ़ी देर से आपको देख रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं तो आप ही के पास पूछने आ रहा था कि आपको कहाँ जाना है। उस चाय वाले की बात ने मुझे कुछ देर के लिए सुन्न कर दिया था। खैर, मैं वापस अपनी सीट की तरफ जाने लगा। अभी मैं अपनी सीट की तरफ जा ही रहा था कि तभी उस चाय वाले ने कहा, ये स्टेशन रात के लिए ठीक नहीं है। सुना है बुरी शक्तियाँ भटकती है यहाँ, हो सके तो निकल जाइए। मैं भी बस अपनी दुकान बंद करके निकल ही रहा हूँ। जिस पर मैंने उस चाय वाले को अपनी पूरी परेशानी बताई तो मेरी सारी परेशानी सुनकर वो चाय वाला बोला, स्टेशन के अलावा यहाँ तो ऐसी कोई जगह भी नहीं है जहाँ आप रात गुजार सकें। एक काम करिए, आप वेटिंग रूम में चले जाइए। यहाँ प्लेटफॉर्म पर रहने से तो अच्छा है कि आप वहीं रहें। जिसके बाद जब तक उस चाय वाले की दुकान खुली रही तब तक मैं उसके पास ही बैठा था, और उसके दुकान बंद करते ही मैं भी वेटिंग रूम की तरफ चल दिया। चाय वाले ने मुझे बता दिया था कि वेटिंग रूम किस तरफ है। बारिश अभी भी उसी तरह से बरसे जा रही थी। उस पूरे प्लेटफॉर्म, या फिर यूं कहें तो उस पूरे छोटे से स्टेशन पर मैं ही शायद अकेला था। ना तो कोई ट्रेन आ रही थी और ना ही कोई आदमी नजर आ रहा था। कहीं ना कहीं समर के ऊपर मुझे अब गुस्सा भी आ रहा था। इतनी देर हो गई, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। खैर, चलते चलते मैं उसी प्लेटफॉर्म पर बने एक छोटे से कमरे के पास पहुंचा, जिसके बाहर वेटिंग रूम का बोर्ड लगा हुआ था। कमरे का दरवाज़ा खुला था, लिहाजा मैं अंदर दाखिल हो गया। कमरे में ना तो कोई बल्ब था और ना ही बैठने का अच्छा इंतजाम, बस 2 लकड़ी के बेंच ही लगे हुए थे। हालांकि बाहर बिजली चमकने की रोशनी से थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। अभी मैं बेंच पर बैठने जा ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी के गोद में बैठ गया हूँ। मैंने एकदम से उठकर उस बेंच की तरफ देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा शायद ये मेरे मन का वहम होगा। फिर भी मैं उस बेंच पर ना बैठकर दूसरी ओर वाले बेंच पर जाकर बैठ गया। कहीं ना कहीं मेरा दिल कह रहा था कि यहाँ कुछ तो अजीब है, लेकिन मैं इतना मजबूर था कि कुछ नहीं कर सकता था। लाचार होकर मैं अपनी जगह पर बैठा रहा। यूं ही बैठे बैठे कब मेरी आंख लग गई मुझे कुछ याद नहीं, ना जाने कितनी देर बाद। मगर जब मेरी आंख खुली तो तब तक बारिश बंद हो चुकी थी। मैं कमरे से बाहर निकलने के लिए अभी अपनी जगह से उठ ही रहा था कि तभी मेरी नज़र ठीक मेरे सामने वाले बेंच पर बैठे एक आदमी पर गई, जो कि सिर झुकाकर रोते हुए सिसकियां ले रहा था। तभी मैंने उस आदमी से कहा, क्या हुआ भाई साहब, आप रो क्यों रहे हैं? तो इस पर उस आदमी ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया तो उसका चेहरा देखकर मैं दंग रह गया। दरअसल ये वही आदमी था जो थोड़ी देर पहले मुझे मिला था, मगर अब उस आदमी का चेहरा बड़ा ही खौफनाक नजर आ रहा था। उसकी आंखें पूरी लाल चमक रही थी और उसका गला उसके धड़ से अलग हवा में उड़ने लगा था। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है, लिहाजा मैं वहां से भागा। अभी मैं भाग ही रहा था कि तभी मैं किसी आदमी से जोर से टकराया। मैंने संभलते हुए देखा तो वो मेरा दोस्त समर था, जिसके बाद मैंने समर को पूरी बात बताई
और हम लोग वहाँ से निकल गए, मगर वो था क्या ये आज तक पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। तब आधी रात का वक्त था जब कुमार की नींद टूटने जैसी हुई। कुमार ने पेट पर से अपने हाथों को हटाकर नींद में ही नीचे रखा तो कुमार के हाथ गीली मिट्टी में धंस गए। कुमार समझ गया कि वो कहाँ है। वो उठकर बैठ गया और जब भारी आंखों से इधर उधर देखा तो वो उसी कब्रिस्तान में था। खुद को कमरे की जगह एक कब्रिस्तान में पाकर कुमार जरा भी नहीं डरा और ना ही घबराया, क्योंकि ये पहली बार नहीं था। पिछले 3 रातों से कुमार के साथ यही हो रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था कुमार को ये भी अच्छे से मालूम था। खैर, कुमार के गांव का नाम पहाड़पुर, जैसा नाम वैसी जगह। पहाड़पुर गांव में घरों से ज़्यादा जंगल और पहाड़ थे। ऐसा नहीं था कि ये गांव आधुनिक सुविधाओं से वंचित हो, मगर हाँ, गांव के लोग थोड़े अंधविश्वासी थे। मगर कुमार गांव के लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं था। भूत प्रेत, जिन चुड़ैल, इन सारी चीज़ों पर ना तो कुमार विश्वास करता था और ना ही अपने दोस्तों को करने देता था। वैसे तो गांव के सभी लड़के ही कुमार के अच्छे दोस्त थे, मगर कुमार का एक खास दोस्त था, अजय। अजय और कुमार दोनों रात का खाना खाकर पहाड़ी वाले रास्ते पर टहलने निकला करते थे। उस रात भी अजय और कुमार टहलने ही निकले थे। रात काफ़ी हो चुकी थी, तकरीबन 10:30 बज रहे थे। उस पहाड़ी रास्ते पर उन दोनों के अलावा रोजाना की तरह ही कोई नहीं था। अगर कोई था तो सिर्फ सन्नाटा और खामोशी। थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई थी, इसलिए मौसम में काफ़ी ठंडापन था। ताज़ी हवा दोनों के शरीर की थकावट पर मरहम का काम कर रही थी। चलते चलते अब वो दोनों काफ़ी दूर निकल आए थे। तभी अजय ने कुमार से कहा, यार अब हमें चलना चाहिए, हम लोग बहुत दूर आ गए हैं। इस पर कुमार बोला, अरे चलते नहीं यार, थोड़ा देख कितनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पर। इस पर अजय बोला, नहीं यार, तू समझ नहीं रहा, सामने वो कब्रिस्तान है, वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। अजय जानता था कि कुमार के सामने ये बात बोलकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी कुमार बोला, क्या वो सामने वाला भूतिया कब्रिस्तान? अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया, चल वहाँ से घूम कर आते हैं। इस पर अजय बोला, पागल वागल है क्या तू? वहाँ दिन में कोई नहीं जाता, तू रात में जाएगा? तू जानता है ना, वहाँ हमारा दोस्त राजेश भी गया था, वो कभी वापस नहीं लौटा। नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना है, अब सीधे घर चल। अजय ने कुमार को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर कुमार अड़ियल किस्म का आदमी था। आखिरकार कुमार की जिद के सामने अजय को झुकना ही पड़ा और वो दोनों आगे बढ़ने लगे। कुमार जितना बेखौफ और निडर था, अजय उतना ही डरा हुआ था। कुछ देर चलने के बाद ही वो दोनों उस कब्रिस्तान के पास पहुंच गए। चूँकि ये कब्रिस्तान पुराना हो गया था और यहाँ किसी लाश को नहीं दफनाया जाता था, इसलिए कब्रिस्तान की दीवारों से लेकर गेट तक सारा कुछ सड़ चुका था। कब्रिस्तान में दाखिल होने से पहले एक आखिरी बार अजय ने कुमार को समझाने की कोशिश की, मगर कुमार का यही कहना था कि जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो एक बार अंदर जाकर देख ही लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लिहाजा उस सड़े हुए जंग लगे गेट को सरकाकर कुमार और अजय ने उस कब्रिस्तान में अपना पहला कदम रखा। कब्रिस्तान में उन कब्रों की तादाद बहुत कम थी जो दिखाई पड़ रहे थे।
वरना ज्यादातर कब्रों को घने झाड़ियों ने ढक लिया था। वाकई में नज़ारा बेहद डरावना था। खैर, अजय और कुमार कब्रिस्तान में थोड़ा आगे बढ़े। अभी वो दोनों इधर उधर देख ही रहे थे कि तभी पता नहीं कहाँ से एक बिल्ली उनके सामने आकर खड़ी हो गई और जोर जोर से गुर्राने लगी। उस बिल्ली को ऐसे गुर्राता देख डरा हुआ अजय बहुत ज़्यादा डर गया, यहाँ तलक कि वो कुमार को वहीं छोड़कर भाग गया। लेकिन कुमार अभी भी नहीं डरा था। उसने सोचा कि वो जब इतनी दूर आ ही गया है तो थोड़ा अंदर जाकर देखेगा। यही सोचकर कुमार आगे बढ़ने लगा। कुमार को कब्रिस्तान में अब करीब 20 मिनट बीत चुके थे, मगर उसे अभी तक ऐसा वैसा कुछ दिखा नहीं था जो उसने गांव वाले के मुंह से सुना था। ऐसा वैसा कुछ भी ना देखकर कुमार मन ही मन में बोला, बेकारी में यहाँ पर आ गया, कोई भूत भी नहीं दिखा और अब अकेले घर जाना पड़ेगा। ये बोलकर वापस लौटने के लिए कुमार पीछे मुड़ा ही था कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ी। कुमार झट से उस आवाज़ की ओर मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई इंसान तो दूर एक जानवर तलक भी नहीं था। मगर बावजूद इसके किसी के कदमों की आवाज़ कुमार साफ साफ सुन पा रहा था। मगर वो डरा नहीं, निडर होकर वो उस आवाज़ की ओर आगे बढ़ने लगा। कदमों को उस आवाज़ की ओर बढ़ाते हुए कुमार बोला, कौन है? कौन है वहाँ पर? कुमार के ये बोलते ही कदमों की आवाज़ बंद हो गई, जिसके साथ शुरू हुई एक अलग आवाज़, जैसे कोई बूढ़ा आदमी हाँफ रहा हो। कुमार भागकर उस आवाज़ के पास पहुंचा। तब उसने जो देखा वो देखकर उसके रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई, क्योंकि जिस कब्र के पास थोड़ी देर पहले कुमार खड़ा था, उसी कब्र के ऊपर बैठकर एक बूढ़ा आदमी जोर जोर से हाँफ रहा था। थोड़ा डरते डरते कुमार ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, चाचा, आप इस कब्रिस्तान में क्या कर रहे हैं और ऐसे हाँफ क्यों रहे हैं? इस पर उस बूढ़े आदमी ने बिना सिर उठाए ही कुमार से हाँफते हाँफते बोला, एक दिन इस कब्र में रहकर देखो, कैसा लगता है पता चल जाएगा। इतना बोलकर जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने अपना सिर उठाया तो उसका चेहरा देखकर कुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। बूढ़े आदमी की जगह अब कुमार हाँफने लगा, क्योंकि उस बूढ़े की शक्ल एकदम सड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर कीड़े रेंग रहे थे। तभी उस बूढ़े से आदमी ने कुमार से कहा, रहोगे मेरे साथ इस कब्र में? और इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उस वक्त कुमार ने ना आओ देखा ना ताओ, वो वहाँ से भागने लगा। कुमार भागकर उस ओर जाने लगा जिधर कब्रिस्तान का गेट था। मगर जब कुमार उस जगह पर पहुंचा तब उसके डर की कोई सीमा ना रही, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक जहां लोहे का गेट था वहां अब सिर्फ दीवारें ही नजर आ रही थी। कुमार समझ गया था कि अब उसका यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल है। आज वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मारा जाएगा, लेकिन उसे कहाँ पता था कि अभी तो बड़ी मुसीबत बाकी है। खैर, कुमार पागलों की तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन चारों तरफ 8 फीट ऊंची दीवारों को छोड़कर उसे कुछ भी दिख नहीं रहा था। अंत में थक हार कर कुमार कब्रिस्तान में ही एक पत्थर पर बैठ गया। कुमार अपना सिर पकड़कर अभी कुछ सोच ही रहा था। इतने में ही किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। कुमार जानता था कि उसके पीछे वही बूढ़ा आदमी होगा, मगर जब डरते डरते कुमार पीछे मुड़ा तब वो हैरान रह गया।
क्योंकि कुमार के पीछे राजेश खड़ा था। वही राजेश जो इस कब्रिस्तान में आने के बाद कभी नहीं मिला था। इससे पहले कि कुमार राजेश से कुछ पूछ पाता, राजेश बोला, वाह मेरे भाई, तूने बता दिया कि तू मेरा सच्चा दोस्त है। यहाँ आने के बाद तू पहला है जो मुझसे मिलने आया है। अब से तू रोज़ रात को मिलने आएगा ना मुझसे? उस वक्त कुमार को सिर्फ और सिर्फ कब्रिस्तान से बाहर निकलने का सूझ रहा था, इसलिए उसने राजेश की सारी बातों पर हाँ में जवाब दे दिया और राजेश से बाहर निकलने का रास्ता पूछने लगा, जिस पर राजेश बोला, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे बाहर निकालता हूँ। इतना बोलकर राजेश और कुमार चलने लगे। राजेश आगे आगे चल रहा था और कुमार पीछे पीछे। कुछ दूर चलने के बाद ही कुमार को कब्रिस्तान का गेट दिखने लगा, मगर गेट के साथ ही साथ कुमार को एक और चीज भी दिखी, राजेश के पैर जो कि उल्टे थे। ये देखकर कुमार की आंखें फटी की फटी रह गईं, मगर कुमार ने अपना डर जाहिर नहीं किया और गेट से बाहर निकलकर जाने लगा। मगर तभी पीछे से राजेश ने कुमार को टोकते हुए कहा, रोज रात को आएगा ना तू मुझसे मिलने? अगर तू नहीं आया तो मैं तुझे यहाँ लेकर आ जाऊँगा। ये सुनने के बाद कुमार बिना पीछे मुड़े ही भागकर अपने घर आ गया और उस दिन के बाद से राजेश की आत्मा ही हर रात कुमार को नींद में कब्रिस्तान में लेकर आ जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।